अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे सैलाब और उसकी तबाहकारियों के हवाले से जिसने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को बुरे तरीके से अफेक्ट किया है। तो हम आप रुख करेंगे सबसे पहले सिंध का, और सिंध के बाद आपको मुल्तान की सिचुएशन से अपडेट करेंगे। मुल्क इस वक्त शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। कराची में हालिया बारिशों ने शहरी ज़िंदगी को एकदम से मफलूज कर दिया है। थडू डैम भर जाने के बाद स्पिलवेज जो है वो खोल दिए हैं, जिसके नतीजे में मलीर और लियारी नदियाँ बिफर गई हैं। सैलाबी रेले स्कीम 33 जमाली पुल के करीब, M9 मोटरवे, FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल, सी व्यू, गोहराबाद, हसन नुगमानी कॉलोनी, सोराब गोट, बकरापीड़ी, निश्तर बस्ती और ईसा नगरी समेत मुतअद्दिद इलाकों में दाखिल हो गए हैं, जहां कई फुट पानी जमा होने से लोग घरों में महसूर हो गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए गए हैं और पानी की निकासी के लिए M9 के बीच में दीवार तोड़ने का फैसला किया गया है। ताहम शहरी अब भी शदीद मुश्किलात का शिकार है और बिजली की बंदिश, आमदोरफ्त में रुकावट और अशिया ज़रूरिया की किल्लत जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। उधर पंजाब में मानसून बारिशों का 10वां स्पेल जो है जारी है, जिसे तारीख का सबसे तवील और शदीद स्पेल करार दिया जा रहा है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं। DGPD एम इरफान अली काठिया के मुताबिक इस वक्त सूबे के 26 अजला बुरी तरह मुतासर हुए हैं। 3900 से ज़ायद देहात जो है वो पानी में दाखिल हो चुके हैं। पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर अर्बन फ्लडिंग के बायस ज़िंदगी मफलूज हो गई है। मुल्तान, शेरशाह और जलालपुर, पीनावाला को हाई रिस्क एरियाज करार दिया गया है, जहां फ्लड बंदों के दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकाम के मुताबिक अब तक 27,000 से ज़ायद रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा चुके हैं और लाखों जानवर को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। और तकरीबन कहते हैं कि 75,000 अफराद जो हैं फ्लड कैंप्स में मौजूद हैं। इस दौरान 63 इंसानी जानों के ज़िया का भी तस्दीक की गई है। ये सूरत हाल सवालिया निशान है कि सिंध और पंजाब की हुकूमतें, ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे किस हद तक इस बड़े बहरान से निमटने की तैयारी रखते हैं और आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो पाएंगे। मुल्तान से हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जो हैं इमरान अरशद जो हैं मुल्तान से हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से कि इस वक्त पंजाब में जो 10वां स्पेल दाखिल हो गया मानसून का, और इस स्पेल के साथ साथ जो हैं मुल्तान के जो इर्द गिर्द के अजला हैं बुरी तरीके से मुतासर हुए हैं। तो उनसे जानते हैं कि इस वक्त मुल्तान और नवाही इलाकों में क्या सिचुएशन है। जी इमरान अरशद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है जी। इमरान साहब, ये बताइएगा कि मुल्तान और उसके नवाही इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल क्या है? मुल्तान के अंदर जो पहला रेला था वो दाखिल हुआ है और ये 2014 के बाद बड़ा रेला है जो मुल्तान के पहले हिफाजती बंद से टकराया है। और उसकी वजह से जो हिफाजती बंद के अंदर समझ लें कि ये तकरीबन 2000 तकरीबन ये 10 या 11 साल के बाद ये पानी यहाँ पे आया है। और इन 11 सालों के अंदर आबादी बढ़ने से, आबादकारी होने से, फसलें जो हैं वो लोगों ने जो खाली रकबे थे उनको काश्त भी किया होगा, बल्कि किया उन्होंने। आम के बागात बहुत ज्यादा लगाए, मकई की फसल थी, अरबी की फसल थी। तो अब जो सैलाब का रेला पहला हेड क्रीमू से आया था, उसका प्रेशर जो बंद पोषण है, जहां पे पहले पानी मुल्तान के अंदर इंटर होता है, दरिया चनाब का, दरिया रावी का और दरिया जेहलम का, तीनों दरियाओं का, वहां पे अब बंद जो सतह है वो कम हुई है। उससे आगे अगर देखें हम हेड मोहम्मद वाला के मुकाम के ऊपर, वहां पे अभी पानी के अंदर तोगयानी है और सैलाबी रेला अभी वहां पे मौजूद है। और उसके बाद जो शेरशाह का बंद है, जो मुल्तान का आखिरी हिफाजती बंद है, वहां तक पानी उसके किनारों तक भी 2014 के बाद अब पहुंचा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो हेड त्रिमू है वहां से तकरीबन 3.5 लाख क्यूसेक पानी का इखराज हो रहा है और वो रेला भी मुल्तान की तरफ ही आ रहा है। और उसके साथ साथ दरिया रावी के हवाले से भी कोई खबरें इतनी अच्छी नहीं है कि वहां पे भी पानी के अंदर फिर से एक बार तोगयानी आ गई है। तो अल्टीमेटली दरिया जेहलम, दरिया रावी का पानी आके दरिया चनाब के साथ ही मिलना है। तो फिर जब एक रेला बड़ा हो या छोटा हो, चाहे उसकी जो स्पीड है वो तेज हो या कम हो, लेकिन जब पानी का रेला दाखिल हो गया एक दफा मुल्तान के अंदर, तो जो पहले से खड़ा बारिशों का पानी है और सैलाबी पानी है जो कि 13 से 14 फुट गहरा है, वो मजीद गहरा हो जाएगा। और जो बंद है, जितने भी बंद है मुल्तान के अंदर, 3 बंद है मुल्तान को बचाने के लिए। अकबर बंद है, उसके साथ साथ बंद बोसन का बंद है और तीसरा जो है शेरशाह बंद है। इन तमाम बंदों के ऊपर
प्रेशर बढ़ेगा। इस वक्त भी सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो शेरशाह के बंद के ऊपर है, जो कि मुल्तान का आखिरी हिफाजती बंद है। और ये जो पानी है, जो पानी का रेला गुजरा है, वो जलालपुर पीरवाला के अंदर उसने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। इस वक्त जो देहात है, जो जहां पे पानी नहीं पहुंचा था, खाकी पोंटा हो गया, और उसके साथ साथ दूसरे जो गांव हैं उनको इवन शहर तक को खाली करवा लिया गया है। अच्छा इमरान अरशद साहब, आपने बिल्कुल बात की है, शेरशाह के बारे में बताया है, जलालपुर पीरावाला के बारे में बताया है, उनके बंदों की सूरत हाल के बारे में बताया, लेकिन इर्द गिर्द के जितने भी इलाके, वो कौन कौन से इलाके हैं जो ज़ेरे आब आए हैं? देखिए, मुल्तान बोसर रोड से लेके जलालपुर पीरवाला, जो मुल्तान की आखिरी तहसील है, वहां तक 150 किलोमीटर का इलाका है। 134 देहात हैं जो जेरे आब आने थे, और उनको पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आप इन इलाकों को खाली कर दें। और उसके साथ साथ अब तक अगर इनखला की बात की जाए तो ओवरऑल इनखला जो है तकरीबन 10 लाख लोगों का इनखला हुआ है, और उसके साथ साथ 10 लाख के करीब ही जो जानवर हैं उनका इनखला जो है वो किया गया है। लेकिन चूंकि लोग ये जो जिनको एक दफा बता दिया गया था, लोगों ने इतने साल बाद पानी आया है, लोगों को यकीन नहीं था कि पानी हमारे घरों तक आ सकता है, तो लोगों ने उसको पहले लाइट लिया और लोग नहीं निकले। लेकिन अब जब पानी दाखिल हो चुका है, उनको अब अपना घरों का सामान बाहर निकालने की भी टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर अब वो कोशिश कर रहे हैं जलालपुर पीरवाला के लोग या शुजाबाद के लोग के, वो जिनके पास तो पैसे हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं रेंट, वो शहर के किसी अच्छे मुकाम के ऊपर अपने रेंट पे रहेंगे। बाकी जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनके लिए तो अभी तक बत्तियां भी नहीं है, उनके पास टेंट भी नहीं है जी। तो वो बेचारे कल जो शेरशाह बंद के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनके बिलखते बच्चे, उनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, बच्चे शीरखार बच्चे हैं जिनको दूध की जरूरत है, उनके पास दूध नहीं है, उनके खेमे कटे पट्टे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत वहां पे बैठे हुए हैं। अगर पानी ज्यादा होता है तो शेरशाह के बंद के ऊपर बैठे हुए लोग कहां जाएंगे? उनके तो घर मुकम्मल तौर पे। अच्छा, ये तो बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन है इमरान। आपने बताया है कि शेरशाह बंद के ऊपर लोग जो हैं कितना बेसरो सामान की हालत में बैठे हुए हैं, तो कोई कैंप्स, कोई रिलीफ के लिए वहां कोई इकदाम नहीं किए गए अभी तक? इकदाम इसलिए नहीं हो सके कि जब ऐलान एक दफा पहले हुआ कि आप अपने इलाकों को खाली कर दें, तो उस वक्त अगर वो खाली करके बड़ी तादाद में बाहर आ जाते तो फिर इंतजामिया को भी जरा आसानी होनी थी कि इतने लाख लोगों का इनखला हुआ है और वो यहाँ पे बंद पे आके बैठ गए। अब लोगों ने इंतजार किया, तो फिर जाहिर सी बात है इंतजामिया को भी इंतजार करना पड़ा कि हम देखते हैं फिर कि भाई अगर ये नहीं आ रहे ऐलान करने के ऊपर भी, सख्ती करने के ऊपर भी, फिर जब बाहर आएंगे तो देखी जाएगी। अब वो बाहर आके बैठ गए, लेकिन अब यहाँ पे भी हुकूमत को, इंतजामिया को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए कि जो लोग सैलाब अब बाहर आके बंदों के ऊपर बैठे हैं, जिनके घरों में बाद में पानी दाखिल हुआ है, उन्होंने ऐलानात के ऊपर पहले ध्यान नहीं दिया, वो भी रियासत की जिम्मेदारी है, वो भी इस वक्त जो है हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं, वहां पे वो बेसरो सामानी की हालत में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा मसला तो साफ पानी का है। वो कहते हैं कि जी साथ ही रेलवे स्टेशन है जी, रेलवे स्टेशन से भी वो कहते हैं कि हम पानी भरने के लिए जाते हैं तो सलाम तस्रीन के बच्चों को धुतकार के वहां से निकाल दिया जाता है कि जी आप दोबारा रेलवे स्टेशन का रुख ना करें। तो वो साफ पानी पीने के लिए कहां पे जाएं? वो कपड़े धोने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए बारिश का जो खड़ा पानी है उसका इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जो कि जरासीम से भरपूर है, और उस पानी का जो इस्तेमाल है उसके अंदर जल्दी बीमारियां होंगी, उसके अंदर 100 तरह के जरासीम होंगे, उसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वहां पे वो छोटे बच्चों को नहला तक उस पानी से रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपकी इस बात से तो इंशाल्लाह सीएम साहिबा भी ऑब्वियसली सुन रही हैं, देख रही हैं। बहुत बड़ा सूबा जो है पंजाब का मुतासर भी हो रहा है, और आपको पता है डिफरेंट जगहों पे भी कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी जगह है जहां अभी तक इमदादी सूरत हाल जो है वो नहीं पहुंच पाई। पानी के दबाव को कंट्रोल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, इसके हवाले से मुझे कुछ बताएं। हाँ जी, ये जो बंद बोसन से लेके जो 150 किलोमीटर का जलालपुर पीरवाला तक सफर बनता है, इसके दौरान अब सैलाबी रेला, उसका जो प्रेशर है वो आखिरी बंद के ऊपर है, और ये नोट किया जा रहा है क्योंकि जो मुल्तान की क्रिटिकल गेज है वो 413 के ऊपर खड़ी है, जो कि सी लेवल से अभी थोड़ा सा उसका फर्क है, लेकिन जब वो 417 के ऊपर पहुंचेगी और पानी
के जो पानी का बहाव है उसमें थोड़ा सा अब मजीद जो रेला शामिल होगा तो उसको मॉनिटर किया जा रहा है शेर शाह के मुकाम के ऊपर, कि सबसे पहले शेर शाह के मुकाम के ऊपर बंद को तोड़ के पानी के रास्ते को जो है हमवार करके आगे जो मेन रोड है, क्योंकि इस वक्त मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ का जीटी रोड के जरिए, नेशनल हाईवे के जरिए राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। किसी भी वक्त जो है ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहाँ से बंद तोड़ा जाएगा, और जब ये बंद यहाँ से तोड़ा जाएगा तो फिर अल्टीमेटली पानी और ज्यादा स्पीड से तेज रफ्तारी के साथ जलालपुर पीरवाला की तरफ जाएगा, शुजाबाद की तरफ जाएगा, मुजफ्फरगढ़, रोहेला वाली, अलीपुर, कोटअदू, ये तमाम इलाके जो है इस वक्त पहले ही पानी की जद में है। लेकिन अगर ये नया रेला आता है और शेरशाह बंद को तोड़ना पड़ता है तो उसके बाद फिर पानी जो है वो बड़ी मिकदार में आगे इन तहसील जलालपुर पीरवाला, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़, जिला मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाएगा, जो कि मजीद तबाही का बायस बनेगा। सैलाब मुतासिर खास तौर के ऊपर ये 23 इलाके हैं जहां पे फसलें बहुत ज्यादा मुतासर हुई हैं, और अगर ये पानी का मजीद रेला आता है तो फिर ये पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा। मौसम तब्दील हो रहा है, आगे किसानों ने गंदम काश्त करनी है, जिसकी वजह से जब सैलाबी सूरत हाल के बायस अभी से आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। जो 1000 रुपए का आटे का थैला था 15 किलो का, वो अब तकरीबन 1700 पे पहुंच गया है, जिसकी वजह से महंगाई हो गई है। सब्जियां ज़ेरे आब आने की वजह से सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। ये महंगाई का एक तूफान भी इस सैलाबी कैफियत की वजह से आ गया। और अगर खुदा न खास्ता नया रेला आता है और बारिशें आती हैं तो जो पानी खड़ा हुआ है वो मजीद उसकी सतह बुलंद होगी, उसको खुश्क होने में उतना वक्त लगेगा, और जो काश्तकार हैं वो फिर अपनी अगली जो फसलें हैं उनको काश्त करने के काबिल नहीं रहे। बिल्कुल इमरान, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। फूड इमरजेंसी तो वैसे ही डिक्लेयर कर दी गई है, और ये जो इलाका सदर्न पंजाब का है ये स्पेशली जो है अपनी क्रॉप्स, अपनी एग्रीकल्चर से मशहूर है। आम के बागात हो गए, खजूर हो गया, कपास हो गई और गंदम हो गई, यहाँ की एक खासियत है। मुझे थोड़ा ये भी बताएगा कि कनेक्टिविटी इशूज़ कहाँ कहाँ है, ज़मीनी राब्ता कहाँ कहाँ मुंतका हुआ है, ताकि जो लोग सुन पा रहे हैं उनको ये पता हो कि इस इलाके का उन्होंने रुख नहीं करना। ऑब्वियसली एक सिचुएशन भी ऐसी डेवलप हो गई है। जी बिल्कुल, जो मुल्तान से मुजफ्फरगढ़, लिया, तौसा, चौक आजम, डीजी खान, राजनपुर, उच शरीफ, इनकी तरफ जो जाने वाले मुजफ्फरगढ़ और उनके जो नवाही इलाके हैं जाने वाले दोनों रास्ते, जो दोनों नेशनल हाईवे हैं, हैड मोहम्मद वाला और शेरशाह, दोनों ब्लॉक हैं। इस वक्त जो शहरी हैं उनसे वैसे भी अपील की जा रही है, और वहां पे ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो मुल्तान के अंदर भावलपुर बाईपास के ऊपर भी मौजूद हैं, उधर से मुजफ्फरगढ़ बाईपास के ऊपर भी मौजूद हैं, शेरशाह के ऊपर भी मौजूद हैं, हैड मोहम्मद वाला के ऊपर भी मौजूद हैं, और उसके साथ साथ सदर्न बाईपास से लेके मुजफ्फरगढ़ तक और भावलपुर बाईपास से लेके मुजफ्फरगढ़ तक जमीनी राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है। वहां पे ट्रैफिक की रवानगी को मुकम्मल तौर के ऊपर रोक दिया गया है। और अगर इन शहरों की तरफ, मुजफ्फरगढ़ की तरफ, राजनपुर की तरफ, डीजी खान की तरफ लोग जो है अगर सफर करना चाहें तो वो सिर्फ मोटरवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मोटरवे के जरिए ही वो मुख्तलिफ इंटरचेंजेस के ऊपर उतर के और उनके फिर जो नवाही रूट हैं, नवाही इलाकों के, वहां से होते हुए वो डीजी खान की तरफ, मुजफ्फरगढ़ की तरफ या दीगर जो इलाके हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। दोनों तरफ के जो नेशनल हाईवे हैं उनका राब्ता मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान का मुकम्मल तौर के ऊपर मुनक़ता हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अरशद, हमारा नुमाइंदे मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे, मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे क्या सैलाबी सूरत हाल हैं, और जो ज़्यादातर जो एरियाज़ जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं, जिसमें कोट अद्दू है, मुजफ्फरगढ़ है, जलालपुर पीरावाला है, शेरशाह जैसे मकामात जो हैं सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। मुल्तान को बचाया जा रहा है, लेकिन देखना यह है कि मुल्तान शहर जो अपनी एक खासियत रखता है। जैसे पहले सियालकोट शहर जो है वो किस तरीके से पानी के ज़ेर आब आया, गुजरात आया, और उसके बाद अब जो है मुल्तान का भी कहते ना कि बुरा हाल है इर्द गिर्द के इलाकों का। लेकिन ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत एक इम्पोर्टेंस रखता है सदर्न पंजाब की तरफ। तो सीएम साहिबा मरियम नवाज से ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके ये चीज़ इंश्योर कराएं, जो लोग हैं वो बेसरो सामानी की हालत में जो हैं वो शेरशाह के मकाम पे वहाँ खुले आसमान तले बैठे हैं, तो उनके यहाँ कैंप्स की बहुत ज़रूरत है। तो ये हमारी तरफ से एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आगे बाईपास हो सके और आगे जा सके। तो व्यूज़ यहाँ छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान।
नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमने आपको मुल्तान की सूरत हाल से आगाह किया है, मगर कराची में भी हालिया बारिशों ने शहरी ज़िंदगी जो है मफलूज कर दिया है। थरू डैम बिफर जाने से जो है स्पिलवेज जो हैं वो खोल दिए हैं, जिसके नतीजे में मलीर लियारी नदी बिफर गई हैं और सैलाबी रेलें स्कीम 33 जमाली पुल के करीब जो है M9 मोटरवे जो है FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल और UC1 गोराबाद, हसन नुगमानी कॉलोनी, सहराब गोट और बिकरा पीड़ी जो है निश्तर बस्ती, ईसा नगरी जो है सब इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, जहां 5-5 फुट से ज़ायद जो है पानी जो है वो खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर भी हम आपको रिसेंटली उसकी फुटेज दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जो रेला पहुंचा है सिंध और सिंध ने जो रेला पहुंच के जो सूरत हाल जो है जिससे तबाही मचा दी है और लियारी नदी जो है सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाके भी मुतासर हुए हैं और ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक जो है कई फुट जो पानी है वो जमा होने से मकीन घरों से जो है महसूर रह गए हैं। कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। गुलशन इकबाल के करीब 12 अफराद को बाहिफाजत जो है निकाल लिया गया है। मुतासरा इलाकों में रेंजर्स एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं जो कि इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। सारी सिचुएशन पे हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल वली, जिनसे हम पूछते हैं कराची की क्या सिचुएशन है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम वली। जी अब्दुल वली, आप सुन पा रहे हैं? आई थिंक जैसे ही कनेक्ट होता है हम आपसे आपको इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरीके से जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो सूरत हाल पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। और जैसे कि कल भी हमारी बात हुई थी तर्जुमान सिंध हुकूमत से, सादिया अफजाल साहिबा यही कह रही थी कि पानी का जो रेला है वो सिंध में जैसे ही दाखिल होगा वैसे ही जो सिचुएशन के ऊपर गौर व फिक्र की जाएगी और मॉनिटरिंग सेल में जो है ये भी बात की गई है कि तमाम एरियाज मॉनिटर किए जा रहे हैं। जी अब्दुल वली, आप सुन पा रहे हैं हमें? आई थिंक क्योंकि बारिशों की वजह से कनेक्टिविटी का भी इशू आ रहा है, इंटरनेट का भी इशू हो रहा है, जो राब्ते हैं जो हैं एरियाज़ हैं वो मुनक़ता हो गए हुए हैं और सबसे जो बड़ा मसला है वो है कनेक्टिविटी का। जिस तरह रास्ते जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हुए, उस तरह जो कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट है उसकी सर्विस जो है वो भी मुअत्तल हो गई है कुछ एरियाज़ में। तो हम बार बार अपने नुमाइंदों की तरफ रुख करते हैं मगर आवाज़ ना आने की वजह से हमें हम उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते कि क्या सिचुएशन है। मगर फिर भी आपको ये बताते चलें कि जो इलाके ज़ेर आब आए उसमें FB एरिया है, शफीक कॉलोनी है, गुलशन इकबाल है, UC1 है, गोराबाद है, हसन नुगमानी कॉलोनी है, सोहराब गोट है, बकरा पीड़ी है, निश्तर बस्ती है, ईसा नगरी समेत तमाम इलाके जो हैं और मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं। और कराची में बारिश होना जो है वो रहमत की वजह से एक जहमत बन जाती है क्योंकि वहाँ जो प्रॉपर सीवरेज सिस्टम नहीं है, वहाँ निज़ाम जो नहीं है, जिस तरह पानी की निकासी आपका बहुत बड़ा मसला होता है। ये तो एक बहुत बड़ा मानसून स्पेल है। इसके बरक्स जो पिछले कई सालों में भी जब भी बारिशें हुई हैं तो कराची जो है वो एकदम से पूरा शहर जो है वो मफलूज हो जाता है, लोग जो है घरों में मैसूर हो जाते हैं, आम तातीलात दे दी जाती हैं, स्कूल में भी आम तातीलात दे दी जाती है ताकि बच्चे जो हैं उनका मुश्किल हो जाता है, आमदो रफ्त जो है एकदम से मफलूज हो जाती है। तो कराची शहर जो है बहुत ज़्यादा हमेशा से देखा है मुतासर हुआ है मगर सूरत हाल अब भी बहुत संगीन समझ आ रही है। सिंध के जो है नवाही इलाके जो हमने कल भी रिपोर्ट किए थे जिसमें जो है मेलसी का इलाका था, इसके साथ साथ जो है और भी इलाके जो सदर्न पंजाब से आगे जा रहे हैं, पूरी बेल्ट जा रही है, वहाँ भी कुछ इलाके जो हैं ठट्टा का इलाका था वो भी बहुत बुरे तरीके से ज़ेर आब आया। कल हमारे नुमाइंदे हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि जिस तरह जो है कनेक्टिविटी इशू है, बंद का टूटने के भी बहुत से वाक़यात हैं। तो इदारे जो है काम कर रही है मगर सैलाबी सूरत हाल इतनी संगीन है कि इस नेचुरल क्लाइमेटी को निमटने के लिए भी इदारे जो है वो बिल्कुल एकदम से परेशान है क्योंकि इन चीज़ों के लिए एक पूरी मास्टर प्लानिंग होती है। मास्टर प्लानिंग के ज़रिए ही हम जो हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें को इतना बचा सकते हैं मगर इस मानसून को निमटने के लिए उस तरीके से मास्टर प्लान नहीं किया गया जो कि हमने देखा है। कई इलाकों में कैंप्स नहीं है, कई इलाकों में कश्तियाँ नहीं थी, कई इलाकों में जो है डिफरेंट किस्म के मसाइल थे। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चले व्यूअर्स कि वबाई बीमारियां भी हैं बहुत ज़्यादा जन्म ले रही हैं। जी अब्दुल वाली हमारे नुमाइंदे हमें कराची से जी रिपोर्ट करें, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वली, इस वक्त आप कराची की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? आई थिंक हम बार बार अपने नुमाइंदे की तरफ जा रहे हैं मगर आवाज़ का बहुत बड़ा इशू हो रहा है, कनेक्टिविटी का बहुत इशू हो रहा है। तो जैसे ही हमारे साथ उनका राब्ता बहाल होता है हम आपको अपडेट करेंगे कराची की इंटायर सिचुएशन से, कौन कौन से इलाके जो हैं सबसे ज़्यादा ज़ेर आब आए हैं और कौन कौन से इलाकों का आप लोग प्लीज़ रुख ना करें। छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान।
पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं उन तमाम डिज़ीज़ की जो कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से फैल रही हैं, और ख़ासतौर पर हम बात करेंगे पंजाब के सैलाबज़दा अजला में, जहाँ लाखों अफराद जो हैं पानी में घिरे हुए हैं और ज़िंदगी जो है शदीद मुश्किलात का शिकार है। वहीं अब एक और बड़ा ख़तरा जो है वबाई अमराज की शक्ल में जो है वो सामने आ गया है। मुतासरा इलाकों में डेंगू, डायरिया, मलेरिया, नज़ला ज़ुकाम और जल्दी बीमारियाँ के जो केसेस हैं वो तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं। गंदे और ठहरे हुए पानी के बायस जो है मच्छर की अफजाइश में इजाफा हुआ है, जिससे डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ने लगे हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो आलूदा पानी पीने के बायस बच्चों और बुजुर्गों में जो है वो वाकई बहुत ज़्यादा पेट की बीमारी की शिकायतें जो है मौसूल हो रही हैं, जबकि खैमा बस्तियाँ और फ्लड कैंप्स में सफाई के नाकिस इंतजाम के बायस जो है जल्दी अमराज भी, इन्फेक्शन भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद फैसल महमूद साहब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, इन्फेक्शन जो है ऑब्वियसली जब इस तरह की सिचुएशन होती है, एक नेचुरल क्लाइमेटी आई है, फ्लड की सिचुएशन है, तो कैंप्स में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जिसमें से पेट की बीमारियां हैं, डेंगू है, मलेरिया है, कॉलरा है और भी दीगर स्किन डिजीज़ हैं। तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? तो देखिए ये सिचुएशन काफ़ी मुश्किल होती है, बिकॉज फ्लड की वजह से इन्फेक्शन तो फैलते हैं, मगर आपकी जो बुनियादी जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत अफेक्ट होती हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आपके पास अक्सर लोगों के पास घर नहीं होता या पानी बहुत खड़ा हुआ होता है। तो 2-3 चीज़ें जो आप जल्दी से कर सकते हैं वो ये कि जो पेट के जो अमराज हैं वो तो आलूदा पानी से फैलता है, यानी कि जितना भी पानी आप ले रहे हैं या फिर आप उसको उबाल लें, अगर आप उबाल सकते हैं वहाँ पे, या वो जो कुछ टैबलेट्स आती हैं जो पानी को साफ़ करती हैं, या मिनरल वाटर बॉटल जो होती हैं जो कि सील्ड होती हैं वो इस्तेमाल करें। वो तो पेट के लिए। और जहाँ तक डेंगू मलेरिया का ताल्लुक है जो मच्छरों से फैलती हैं, उसके लिए अगर आप घर में हैं तो फिर आप जाली लगा सकते हैं, मगर अगर घर नहीं है फॉर एग्जांपल तो फिर वो जो मच्छर से बचाव के जो क्रीम्स होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मच्छर आपको ना काटे। रेपेलेंट्स की सर आप बात कर रहे हैं, ठीक है सर। मुतासर इलाकों में सबसे ज़्यादा जो खतरा है और किन बीमारियों का हो सकता है, बिकॉज यू नो द सिचुएशन इन पाकिस्तान, हाउ अनसर्टेन इट इज़। जगह जगह जो है बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुए हैं लोग जो अपने घरों से डिफरेंट जगहों पर जाके रह रहे हैं। बिल्कुल जी। सो तीसरी जो चीज़ है जो इसी के साथ-साथ वो जल्द की बीमारी है। जल्द की बीमारी इस वजह से फैलती हैं क्योंकि एक तो जो आपकी जल्द है वो गीली रहती है, फिर ठोकर या चोट अगर लगे तो ये पानी भी गंदा होता है तो इससे इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो अगर आप पानी में गए हैं और आपको चोट लगी है तो फ़ौरन उसको धो लें साफ़ पानी के साथ अगर मुमकिन हो तो। उस पे कोई भी जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है या वो लगा लें, और कोशिश करें कि पानी में नहाएँ मत, ये जो गंदा पानी जो बाहर जमा होता है। और अगर निकलें तो ऑब्वियसली काम के लिए निकलें। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब पानी खड़ा होता है तो उसको स्विमिंग पूल बना लेते हैं। ये पानी आलूदा होता है, गंदा होता है, इससे दीगर बीमारियाँ फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, अक्सर हमने देखा है कि जो नहरों में पानी खड़ा हुआ है, लोग अक्सर आजकल के मौसम में डाइव कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, उससे भी क्या इन्फेक्शन फैल सकती है? बिल्कुल जी। सो ये वाला पानी जो होता है ये साफ़ नहीं होता है। इसमें अक्सर गटर का पानी मिक्स होता है। दूसरा जो मिट्टी वगैरह होती है वो भी साफ़ नहीं होती है। आप इमेजिन करें ये वही मिट्टी है जिसके ऊपर आप चल के जा रहे होते हैं, गाड़ी जा रही होती हैं, तो ये काफ़ी गंदा पानी होता है। ये पानी अगर आपके नाक मुँह में चला जाए, अगर ठोकर लगे, चोट लगे तो उससे कई बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि अक्सर ये एक मिथ भी समझी जाती है और ऐसा लोगों को करते हुए भी देखा है, जो रेन वाटर होता है, जो फ्रेश रेन वाटर होता है, उसमें अपने बच्चों को खड़ा कर देते हैं ताकि जो गर्मी दाने हैं वो ख़त्म हो सकें। क्या ये सिर्फ मिथ है या वाकई इसमें कोई एक वैल्यू है? तो ये रेन वाटर नहीं है, यानी कि बारिश का पानी की कोई इसमें कोई ख़ासियत नहीं है। चक्कर ये होता है जब गर्मी दाने होते हैं तो जिस्म को ठंडा करना ज़रूरी होता है। अगर आप अंदर नहा भी लें ठंडे पानी से तो वो एक ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ बारिश के पानी से ये आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, इट्स जस्ट अ मिथ, इसका मतलब है। अच्छा सर, ये बताएं कि हम लोग ऑब्वियसली अपील भी कर रहे हैं, लोग अपनी मदद आप भी कर रहे हैं, और लोग जो हैं वो एक डोनेशंस भी भेज रहे हैं जिसमें मेडिसिन हैं, जिसमें रिलीफ की बहुत सी चीज़ें हैं। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो सैलाब मुतासर इलाकों में कौन कौन सी मेडिसिन भिजवानी चाहिए? क्या इसमें पायोडीन ज़रूरी है? क्या इसमें नॉर्मल सलाइन की ज़रूरत है? या और कौन सी मेडिसिन आप रिकमेंड करते हैं?
बिल्कुल। सो देखिए मेडिसिन के अंदर आई थिंक ज़्यादा बिल्कुल वही जैसे आपने बोला पायोडीन हो गया, जो वो एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है वो हो गई, पट्टियाँ हो गई, ये ज़रूरी है। नॉर्मल सेलिन वगैरह ये जो हम ड्रिप लगाते हैं वो ऑब्वियसली अगर आप इमदाद दे रहे हैं तो किसी अस्पताल या किसी इदारे को दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है एज़ अपोज़्ड टू आप जनरल अगर दे रहे हो। पैराडोल हो गए या बुखार उतारने वाली दवाइयाँ हो गई। मगर जो आप इमदाद दे रहे हो उसमें एंटीबायोटिक ना शामिल करें, क्योंकि लोग अक्सर फिर एंटीबायोटिक की डोज़ कम लेते हैं, ज़रूरत नहीं तो वो लेते हैं, तो उससे फिर आगे जाके और मसले मसाइल होते हैं। अच्छा सर, ऑब्वियसली बात है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक तो मेडिसिन जो है वो दी भेजी जा रही है, दूसरा मुतासरीन जो है ख़ुद इन बीमारियों से बचने के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रिवेंशंस ले सकते हैं ताकि ये फर्दर कॉन्टेजियस ना हो, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को ना हो, बच्चे से किसी बूढ़े को ना हो, पूरे घर में ना फैलें। तो देखिए जो प्रिकॉशंस है वो वही हैं। एक तो वो लोग जिनको ऑलरेडी कोई मेडिकल मसले वो ख़ास एहतियात करें कि वो कंट्रोल में रहें, यानी कि अगर किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है तो वो अपने उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर शुगर कंट्रोल में ना हो तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ें जो होती हैं जैसे नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम वगैरह है, वो तो उससे बचने का तरीका वही है जो कि हमको पता है कि थोड़ा-सा दूर रहें, अगर मास्क पहन सकें तो वो पहन लें, मगर ऑब्वियसली वो एक ऐसा इलाका जहाँ पे फ्लड है, वो थोड़ा-सा मुश्किल है। एंड देन फाइनली जो बकिया इन्फेक्शन जैसे कि मच्छरों से फैलने वाले हैं, तो वो डायरेक्ट एक से दूसरे को नहीं फैलती, मगर अगर आप मच्छरों से बचेंगे, तो फिर आप इनसे बच जाएँगे। सर बीइंग एन एक्सपर्ट आपको ज़्यादा इसी सूरत हाल के बारे से पता होगा कि क्या मौजूदा अस्पतालों और मेडिकल कैंप में मरीजों का जो दबाव है बर्दाश्त करने की गुंजाइश है, और कौन कौन सा स्टाफ जो है वो जाना चाहिए उन इलाकों में जिन इलाकों में कॉन्टेजियस डिजीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा फैल रही है। सो अगेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये वाली बीमारियाँ डायरेक्टली कंटेजियस नहीं होती, यानी कि एक से दूसरे को इतना नहीं फैलती। ये किसी रास्ते से फैलती हैं, फॉर एग्जांपल डेंगू मलेरिया मच्छरों से फैलती हैं, डायरिया वाली चीज़ें, कॉलरा ये पानी से फैलता है। सो डायरेक्ट एक से दूसरे लगने वाली बीमारी इतनी इसमें नहीं है, तो उसकी आप फिक्र ना करें। जहाँ तक कौन जा सकता है, तो आई थिंक कोई भी मेडिकल पर्सनल, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स सिंपल फर्स्ट एड तो दे सकते हैं, ऑब्वियसली एज लॉन्ग एज वो टीम के साथ जाएँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट जा रहे हैं तो साथ में किसी एक डॉक्टर को भी साथ रख लें ताकि वो उनको गाइड कर सकें। अक्सर इन कैंप्स में ये होता है कि जो आप केयर दे रहे होते हैं, जो आप इलाज दे रहे होते हैं, वो सिर्फ वक्ती तौर पे होता है ताकि आप वो वाला पीरियड निकाल लें जब फ्लड वहाँ पे आया हुआ होता है, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल महारत की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस सिचुएशन में हमने देखा है जो कि एग्रीकल्चर वाले एरियाज़ थे, जैसे सदर्न पंजाब के एरियाज़ हैं, सिंध के एरियाज़ हैं, और केपीके के कुछ एरियाज़ थे जहाँ इंसेक्ट बाइट और स्नेक बाइट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी हुए हैं, जो कि हमने अपने प्रोग्राम में भी रिपोर्ट किए हैं, ख़ासतौर पर फ्लड की सिचुएशन में जब होते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए? पहली चीज़ विच यू वॉन्ट टू टेल पीपल कि एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए, और फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अगर मेडिकल या प्रैक्टिशनर वहां मौजूद नहीं है? अनफॉर्चुनेटली स्नेक बाइट, दूसरे जो स्कॉर्पियन बाइट, इन सब चीज़ों के अंदर द फास्टेस्ट थिंग जो आपको करना चाहिए वो ये कि आपको जो भी करीबी सेंटर है वहाँ पे जाने की ज़रूरत है। जो आप लोकल फर्स्ट एड करते हैं वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता, जो आप मूवीज़ में देखते हैं कि लोग वो बांध के फिर वो जहर चूस के निकाल रहे होते हैं, वो सब रिकमेंडेड नहीं है। उसके अंदर दवाइयाँ होती हैं जो हम देते हैं ताकि जो टॉक्सिन है, जो ज़हर है, उसको हम रिवर्स कर सकें। और वो जितनी जल्दी आप करेंगे उतना आपको हेल्प होगा। तो बेहतर है कि बजाय इसके कि आप घर पे कुछ टोटके करने की कोशिश करें जब तक आप जाएँ, बेहतर है कि सर वेनेमस इंजेक्शंस भी तो जगह-जगह अवेलेबल नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट विद द गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर इन मोस्ट प्लेसेस एंड स्पेशली उन जगह पे यूजुअली अवेलेबल ज़्यादा होते हैं जहाँ पे वेनेमस स्नेक्स होते हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद फैसल महमूद, इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट, जिनका कहना था कि तमाम जो सिचुएशन है फ्लड से रिलेटेड जो हैं, जो लोग कैंप्स में बैठे हुए हैं या जो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों से दो चार हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बीमारी है डेंगू की, कॉलरा की, डायरिया की और स्किन डिजीज़ की, तो उनको एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, जिसमें से अगर आप आयोडीन रख लें, नॉर्मल सलाइन से वॉश कर लें, पानी साफ़ पिएँ, पानी उबाल के लिए, अगर पानी गंदा है तो एक टैबलेट्स आती हैं क्लोरीन फ्री टैबलेट्स, वो इस्तेमाल करके आप जो है इन मोजी बीमारियों से बच सकते हैं। व्यूअर्स, हम अपने नुमाइंदे की तरफ रुख करेंगे जो हमें कराची की सिचुएशन से आगाह करेगा। जैसे कि हम आपको बार बार सिचुएशन से आगाह कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो एरियाज जो है बैडली अफेक्ट हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वली कराची से, जो हमें बताएंगे कि सैराब की सूरत हाल कराची में क्या सिचुएशन है इस वक्त और कैसे इस वक्त इकदाम हो रहे हैं। जी अब्दुल वली।
जी बिल्कुल, देखें 2 रोज की जो मूसलाधार बारिश है उसके बाद जो शरीकायत की सिचुएशन है वो कोई अच्छी हमें इस वक्त जो है वो नजर नहीं आ रही। और थड्डो डैम भरने और लट नदी में तूफानी के बाद मलीर और लियारी की नदियां जो है वो दोनों बिपर गई है। पानी अतराफ की आबादियों में रात गए जो है वो दाखिल हो गया है और थड्डो डैम भरने के बाद जो स्पेलवे से आने वाले पानी है उसकी सतह और बहाव में मजीद इजाफा हुआ है, जिसके बाद रात गए हमने देखा कि जो स्कीम 33 है वहां पर रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हुआ। इसके अलावा जमाली पुल के करीब M9 भी सैलाबी पानी से हमें जो है वो भरता हुआ नजर आया। इस हवाले से जो तर्जुमान सिंध हुकूमत है उनकी जानिब से रात को ये फैसला किया गया कि M9 की जो दीवार है उसे तोड़ा जाए ताकि कराची और हैदराबाद के दरमियान जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर ना हो। इसके अलावा शाहराह भुट्टो की बात करें जो कि हाल ही में तामीर की गई है वो भी सैलाब में बह गई है और पानी मलीर नदी के दरमियान तामीर होने वाली जो शाहराह है उसे काट कर जो है वो दूसरी जानिब निकाल लिया गया। इसके अलावा लियारी नदी की बात करें तो वहां पर भी तुगयानी की सूरत हाल है। FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल, UC1, गोहराबाद, हसन नुमानी, ये वो तमाम तर इलाके हैं। इसके अलावा सुराबगोट, लियारी, बकरा पीढ़ी, ये तमाम तर ये रिहायशी इलाके हैं जहां पर जो है वो पानी घरों में दाखिल हुआ और कई फीट तक पानी वहां पर जमा होने से जो शहरी है वो घरों तक महसूर हो गए। उसके बाद जो रेस्क्यू 1122 का अमला है, इसके अलावा पाक आर्मी है, पाकिस्तान रेंजर्स है, सिंध रेंजर्स है, उनकी जानिब से ये वो तमाम तर इलाके हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और जो तफसीलात उनकी जानिब से शेयर की गई है उसके मुताबिक तकरीबन कोई 200 के करीब ऐसे अफराद हैं जिन्हें रात गए जो है वो इन तमाम तर रेस्क्यू 1122, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स की जानिब से महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वसाइल की जो कमी है वो सामने आई है और कैंप्स कहाँ कहाँ नस्ब कर दिए गए हैं ताकि जो शहरी हैं वो वहाँ जाके रह सकें अगर उनके घरों में जो है 5-5, 6-6 फुट पानी आ गया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लियारी नदी और इस वक्त जो मलीर नदी की सूरत हाल है वो बिफरने से जहाँ जहाँ पानी दाखिल हुआ है वहाँ की जो इलाके हैं शुरू में ज़रूर हमने देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा रेस्क्यू एहलकारों को, क्योंकि ये जो इलाके हैं ये नशीबी इलाके कहलाते हैं, कच्ची आबादियाँ ये कहलाती है और यहाँ पर चूंकि मैप के मुताबिक ये इलाके नहीं बने हैं जिसकी वजह से रेस्क्यू की जो हैवी मशीनरी है यकीनी तौर पर उनको भी जाने में जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिसके बाद जो रेस्क्यू टीमें हैं, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान रेंजर्स है, सिंध रेंजर्स है, उनकी जानिब से जो छोटे बोट्स हैं उनकी मदद से वहाँ पर जो मुकीन है उनको निकाला गया। इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रात गई जो है वो शहर के तमाम तर जो इलाके हैं जो मुतासिर हुए हैं पानी से वहां पर जाकर उन्होंने दौरा किया और तमाम तर जो इंतजामात है उनका जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध, इसके अलावा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से भी वो राब्ते में थे और उनको ही रिक्वेस्ट की गई थी कि पाकिस्तान आर्मी के जो दस्ते हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में डिप्यूट किए जाए। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से पाकिस्तान आर्मी से रब्ता किया गया और उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ दस्ते हैं वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डिप्यूट किए गए ताकि अगर कोई शहरी घरों से नहीं निकलना चाहते या पानी के दौरान भी वो अपने घरों को नहीं छोड़ना चाहते उन्हें कन्विंस किया जाए और महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया जाए। 4 रिलीफ सेंटर जो है वो इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए हैं जहां पर इस वक्त जो शहरी मूव कर गए हैं या जिन्हें रेस्क्यू किया गया है उन्हें मुख्तलिफ जो 4 रिलीफ सेंटर्स है जो जिला इंतजामिया की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाली हमें कराची की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। सैलाबी सूरत हाल जो है वो कराची में भी बहुत संगीन होती जा रही है। 4 रिलीफ सेंटर्स जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। 200 अफराद को बाहिफाजत जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाल लिया गया है और बार बार हमने आपको बताया जो इलाके ज़ेरे आब आए हैं जिसमें FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल, UC1, गोहराबाद। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं खेलों की दुनिया में स्पोर्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर पे क्रिकेट की। एशिया कप 2025 का आगाज़ हो गया। इफ्ताई मैच में अफगानिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हांगकांग को यकतरफा मुकाबले में कहते चले गए। इस मैच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया जो कि टीम के लिए बेहतरीन साबित हुआ। अफगानिस्तान की जानिब से सिद्दीकुल्लाह और अजमतुल्लाह की जारहाना बैटिंग ने टीम को मजबूत आगाज़ फराहम किया। सिद्दीकुल्लाह ने कहते ना कि 73 रन की शानदार
शानदार इनिंग्स खेली, जबकि अजमतुल्लाह ने सिर्फ 21 गेंदों पर 53 रन की बुर्क रफ्तार बाजी खेलकर शायकीन को महसूस किया। मोहम्मद नबी ने भी 33 रन के साथ टीम के स्कोर में इजाफा किया। यूं अफगानिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 188 रन स्कोर किए। हदफ के ताकुब में हांगकांग की बैटिंग लाइन के रेत की दीवार साबित हुए। पूरी टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 94 रन बना सकी। बाबर हयात 29 और कप्तान यासिर मुर्तज़ा 16 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि दीगर खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। अफगानिस्तान की जानिब से फजलुल हक और गुलबदीन नायब ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि अज़मुद्दुल्लाह, राशिद खान और नूर अहमद ने एक एक खिलाड़ी को पेविलियन की राह दिखाई। इस सिलसिले में हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी, जिन्होंने हमें आज वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम समी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर, एशिया कप स्टार्ट हो गया और एशिया कप का पहला मैच अफगानिस्तान ने इफ्तिताई मैच में शानदार फतह हासिल की है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल जी, अफगानिस्तान और हांगकांग का जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दोनों कोई हमपल्ला टीमें नहीं है, तो उसी तरह का मुकाबला हमें देखने को मिला। और अफगानिस्तान जो कि एक उभरती हुई टीम है जिसने दुनिया क्रिकेट पे अपनी धाक बिठाई है, तो उसने हांगकांग को चारों शाने चित किया और बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त दी। यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि दोनों टीमों का उस तरह से मुकाबला नहीं है। बड़ी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, बड़ी मजबूत उनकी बॉलिंग अटैक है। तो उसी तरह हुआ जो कि वन साइडेड मैच एक्सपेक्टेड था, उसी तरह हुआ। हाँ, बिल्कुल एक कांटेदार मुकाबला नहीं था और ये तो एकदम से कि इसके जो रिजल्ट्स थे वो पता ही थे क्या होने हैं। अच्छा, सिद्दीकुल्लाह और अज़मुद्दुल्लाह की बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे देख रहे हैं आप ये अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन के लिए, या टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अफगानिस्तान जो है वो अभी ट्राई नेशन सीरीज में भी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के साथ। सो फाइनल में जो है, चूंकि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग की, तो वो उनकी बैटिंग कोलैप्स कर गई। अदरवाइज उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स और T20 स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज है, इब्राहिम जदरान है, नबी नीचे से आते हैं, तो उनकी एक बेहतरीन बारी मौजूद है। और फिर अज़मतुल्लाह ने अच्छी नॉक खेली है, तो उन्होंने भी खतरे की घंटी बजाई है। इसके अलावा करीम जन्नत की उनको सपोर्ट है, ऊपर से भी उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मौजूद हैं। तो अफगानिस्तान जो है वो मुख्तलिफ टीमों को अच्छा मुकाबला देने जा रही है। उनकी बैटिंग लाइनअप के साथ साथ उनकी स्पिन बॉलिंग भी बहुत मजबूत है, तो आपको अच्छे मुकाबले हमें उम्मीद है कि देखने को चलिए, अफगानिस्तान को कोचिंग भी तो पाकिस्तानियों ने नहीं दी है। अगर उभरती हुई टीम सामने आ रही है तो इसमें भी क्रेडिट पाकिस्तान का कहीं ना कहीं तो जाता ही है। देखिए, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों में जो टैलेंट है, जो स्किल है, इससे कोई आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते। और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और उनको भूख है अच्छी क्रिकेट की, वो फाइट करते हैं। थोड़ा मेच्योरिटी का थोड़ा सा है। आप अभी इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की बड़ी क्रिकेट में आप आए हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। आप कुछ जगहों पे जो है आप उस तरह का प्रेशर नहीं ले सकते, उसको हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी ठीक है कि पाकिस्तान के डिफरेंट कोचेज, जिनसे मामूल हक, यूनुस खान, राशिद लतीफ, ये बड़े नाम जो है उनके साथ जुड़े रहे हैं। उन्होंने काफी ख्वारी की है, बल्कि आपके इन अफगानिस्तान के सारे जो प्लेयर्स हैं वो पेशावर में अपनी लोकल जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो किस टाइम में खेलते रहे हैं। तो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान के प्लेयर्स का किसी न किसी तरह अफगानिस्तान की टीम के बड़े होने में हाथ जरूर है। तो चले, एक क्रेडिट गोज टू अस इसका मतलब है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हांगकांग की जो बैटिंग है बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है, और क्या समझते हैं ये पिच की वजह से हुई थी कि अफगानिस्तान की वाकई जो है बॉलिंग बहुत शानदार रही है? देखिए, अफगानिस्तान की बॉलिंग तो वाकई शुरू से आपको पता है कि खतरनाक स्पिनर्स हैं उनके पास और वो भरपूर अटैक करते हैं। और यूएई में जितनी क्रिकेट रिसेंट पास में हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं, हालांकि अबू धाबी में निस्बतन कम टर्न होता है क्योंकि शायद क्रिकेट कम होती है, उस तरह का टर्न स्पिन बॉलिंग को जो है वो सपोर्ट नहीं करती विकेट। लेकिन फिर भी आप देखें कि ये क्यूरेटर्स के हाथ में होता है, और वो जिस तरह की बनाए, चूंकि इस विकेट्स बनाए, इसको होस्ट कर रहा है इंडिया इस एशिया कप को, तो वो तो अपनी मर्जी की विकेट बनाएंगे। और ये भी एक का दो मैचेस जब आपके शारजा और दुबई में होते हैं तो आपको विकेट का प्रॉपर बिहेवियर सामने समझ आ जाएगा। लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के सामने कोई भी जो
बैटिंग होती है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। लेकिन हांगकांग तो निस्बतन छोटी टीम है, इनएक्सपीरियंस है, यंग लड़के हैं, बड़ी क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है, तो उनसे इसी तरह का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था। बाकी टीमों के साथ भी ऐसे ही होगा, छोटी टीमें जो है बड़ी टीमों के खिलाफ अगर वो पहली बारी करके वो डिफेंड कर रहे हैं, यानी पहली बारी अफगानिस्तान ने ओपोनेंट ने की और डिफेंड कर रहे हैं, तो चेस करना उनके लिए इन कंडीशंस में मुश्किल होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं एशिया कप में ओमान ऐड हुई है, यूएई है, हांगकांग है, छोटी टीमों पे क्या ये वाकई एक वन साइडेड मैचेस होंगे? क्या कुछ ना कुछ अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बन सकती है? देखिए, T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि एक अच्छी बारी, एक अच्छा स्पेल मैच को चेंज कर देता है। और T20 क्रिकेट में कहा जाता है कि सब तमाम टीमें हम पल्ला होती हैं, क्योंकि अचानक से जो है वो किसी एक अच्छी परफॉर्मेंस से जो है वो मैच का पांसा पलट जाता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए जरूरी उन्होंने समझा है कि छोटी टीमों को लेके आए, उससे जरा कंपटीशन बढ़ता है, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, ज्यादा मुल्क खेल रहे होते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो टीमों के उसमें फर्क तो है, मेयार में उनकी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उसमें बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी वो इसको रखा जाता है तो ज्यादा आपको अच्छे कंपटीशन देखने में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि राशिद खान की बॉलिंग और नूर अहमद जैसे स्पिनर्स जो हैं वो किस हद तक जो एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं अफगानिस्तान के लिए? देखिए, राशिद खान नो डाउट एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। थोड़ा सा मुझे ट्राई नेशन सीरीज में थोड़ा सा लगा जैसे कि वो पुराने उसमें नजर नहीं आ रहे फॉर्म में, लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, ये चीजें होती हैं, साथ साथ चलती रहती हैं। तो जब वो आते हैं और वो खुद कप्तानी भी कर रहे हैं, फिर उनके साथ एक साइड से नबी आते हैं, फिर बाकी उनके चाइनामैन आते हैं, तो उनका एक बड़ा खतरनाक जो है कॉम्बिनेशन बन जाता है और दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइनअप को वो चैलेंज करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और आप देखेंगे कि इस एशिया कप में आपको वो अपने जलवे दिखाते हुए नजर आएंगे, वो अपनी स्पिन बॉलिंग से लोगों को मुतासिर करेंगे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एशिया कप के ऊपर आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान को सबसे बड़े हरीफ के तौर पर आप किस टीम को देख रहे हैं यहाँ? आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट हरीफ पूछ रहे हैं? अफगानिस्तान को? हाँ जी, अफगानिस्तान का कोई हरीफ हो ना हो, अफगानियों ने खुद जो है पाकिस्तान टीम को अपना सबसे बड़ा हरीफ माना हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे साथ जो है वो उन्होंने बहुत ही कोई जंग का एक समा उनके लिए होता है। उनके आप क्राउड को देखें, उनके खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखें, तो उनके लिए तो पाकिस्तान टीम ही सबसे बड़ी मुखालिफ है और उन्होंने अपना मैच पाकिस्तान टीम से ही डालना है। हाँ। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के मैचेस आने वाले हैं और पाकिस्तान का पहला मैच जो है ओमान के साथ है, तो ओमान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो क्या समझते हैं क्या सिचुएशन हो सकती है? क्या ये भी वन साइडेड होगा कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं वैसे अनप्रेडिक्टेबल होता है, अल्लाह ना करे मैच का पांसा पलट दे? देखिए, पाकिस्तान की टीम नो डाउट अनप्रिडिक्टेबल होती है और उन्होंने कुछ इस तरह की आप कह लेंगे काम किए हुए हैं कि आप भी डर रही हैं और हम लोगों के जहन में भी होता है। बट पाकिस्तान ने अभी अच्छी क्रिकेट खेली है ट्राई नेशन सीरीज में और अपनी परफॉर्मेंस से जो है मुतासिर किया है। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है, आपके शोल्डर्स आपके ऊपर हैं, आप से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ओमान को टफ टाइम दे, वन साइडेड मैच हो, आप पहले अगर बारी करें तो बोर्ड पे 200 लगाएं और उनको 100 से कम पे आउट करें, तो इस तरह की कोई वो करें या जब अच्छा रन रेट आ सकता है इस वजह से। बिल्कुल, और आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने आगे बड़े मैचेस खेलने हैं तो इसके ऊपर आपको एक लिहाज से प्रैक्टिस करनी चाहिए और बिल्कुल वन साइडेड मैच रख के उनको हराना चाहिए। अच्छा, एशिया कप में आप डार्क हॉर्स किसको कह सकते हैं? कौन सी टीम आपको लग रहा है कि डार्क हॉर्स होगी? देखें, जो ऊपर मुकाबला है ना, आपकी वही टीमें हैं जो आप पाकिस्तान, इंडिया है और ये आप आ जाते हैं अफगानिस्तान। लेकिन जो इस वक्त टीम उभरती आ रही है और रिसेंट पास में आप देखते हैं तो जो अफगानिस्तान की टीम है वो कुछ ना कुछ बड़ा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। सिर्फ उनको चाहिए कि वो जब प्रेशर आता है तो उसको हैंडल करना सीखें, उसमें वो मैच्योरिटी शो करें, तो आपको वो कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ भी हमेशा वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, मुकाबले पे आ जाते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। तो आपको अफगानिस्तान, क्योंकि इंडिया तो है अच्छी टीम है, आप ऑन पेपर देखें, ऑन ग्राउंड देखें, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल है, लेकिन अफगानिस्तान कहीं ना कहीं जो है वो ये भरपूर सलाहियत रखता है।
अच्छा अब्दुल समी, ये बताइएगा कि 14 सितंबर वाला मैच जो है कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? एशिया कप है, सब तमाम शायकीन क्रिकेट की जो नज़रें हैं वो लगी हुई हैं 14 सितंबर वाले मैच को, जो कि टाकरा है पाकिस्तान और भारत का। तो क्या समझते हैं, क्या सपोर्ट सिस्टम होगी और हॉट फेवरेट टीम इस वक्त कौन सी है? देखिए, ऑन पेपर अगर आप देखते हैं तो इंडिया की टीम पाकिस्तान की टीम से बहुत ज़्यादा मजबूत नजर आती है, और अनफॉर्चुनेटली हम मॉडर्न जो क्रिकेट के ट्रेंड्स हैं उनसे दूर होते हैं। इंडियंस इस चीज में काफी आगे हैं, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, उनका माइंडसेट बड़ा डिफरेंट होता है, उन्होंने ये सारे तरीके अडॉप्ट किए हुए हैं। बट उसके बावजूद ये T20 क्रिकेट है, जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस आपके मैच का पांसा पलट देती है। फिर आपने पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली हुई है तो हम उनको जरूर जो है टफ टाइम दे सकते हैं और उनको हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अगरचे यंग टीम है पर आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, आपके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, आपके फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छा है, बैटिंग में आपको थोड़ी सी उस तरह से आप समझ लें कि आप उस तरह से फॉर्म में वो आपके खिलाड़ी नजर नहीं आते, लेकिन आपके पास देखें 4 ऐसे खिलाड़ी हैं बयाकूफ, जो एक भी क्रीज पे खड़ा हो जाता है तो वो आप किसी भी टीम से मैच छीन सकता है। साइम को आप ले ले, सबसे फरहान है, फखर है और पीछे हसन नवाज है, जो इन चारों में ये भरपूर सलाहियत है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से मैच का पांसा पलट सकते हैं, दूसरी टीम से छीन सकते हैं मैच। तो हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए और फोकस रखना चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं कि बाबर और रिजवान का ना होना टीम में कोई इफेक्ट होगा या मोरल डाउन होगा? बिकॉज ऑब्वियसली इट्स T20 क्रिकेट और मॉडर्न क्रिकेट ट्रेंड्स को अपनाना चाहिए, मगर ऐसे सीजन्ड प्लेयर्स का ना होना कुड अफेक्ट। देखिए, ये बात हम इसके एशिया कप के स्टार्ट होने से पहले कर सकते थे, इस पे काफी डिबेट हुई भी है और होती। अब जब आपके स्क्वाड्स बन गए हुए हैं, आप उसी स्क्वाड के ऊपर आपने ट्राई नेशन सीरीज खेली, वो जीती भी, तो फिर आप अच्छी खिलाड़ी और अच्छी टीमें करती हैं कि इन चीजों को पीछे छोड़ के जाती हैं। अब आपका फोकस इस पे होना चाहिए। नो डाउट आपका मिडिल ऑर्डर में आपके उस तरह का एक्सपीरियंस बाबर या रिजवान की तरह का नहीं है, उनके बड़े अच्छे स्टैट्स हैं, उनके बड़े अच्छे फिगर्स हैं, रन्स बहुत अच्छे किए हुए हैं, लेकिन आप एट द सेम टाइम आप उनको कहते हैं कि आप जो है T20 स्पेशलिस्ट नहीं है। तो जब आपने जो टीम में मौजूद खिलाड़ी हैं उनका भी ये माइंडसेट इसी तरह कर दिया हुआ है कि ये T20 स्पेशलिस्ट नहीं है, आपने करना है, तो अभी जो है आपका फोकस उस तरफ होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हम मौजूद हैं ग्राउंड में, हमने करना है, चाहे इंडिया के खिलाफ खेलें, जिसके खिलाफ भी जाएं। तो अभी वो इस चीज के ऊपर फोकस करें और इस चीज से नजरें हटा देनी चाहिए कि कौन है कौन नहीं है। आपके अंदर भरपूर सलाहियतें मौजूद हैं और आप किसी भी टीम को T20 क्रिकेट में हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, बशर्ते कि आप उस दिन अच्छी क्रिकेट खेलें और नर्व्स को कंट्रोल में रखें और प्रेशर अच्छा हैंडल करें, तो कोई चीज आपको जीत से नहीं रोक सकती। अच्छा अब्दुल समी, ये बताएगा कि जैसे आप देखिए पिच हमने देख लिया है, पहला मैच देख लिया है, तो पाकिस्तान टीम अगर उतरेगी मैदान में तो कितने स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान टीम को उतरना चाहिए? देखें, ये अभी आप उसमें चूंकि थोड़ा टाइम है तो ये विकेट का बिहेवियर चेक करेंगे और उसके साथ हो सकता है शायद स्पिनर्स के साथ जाएं, लेकिन इंडिया का भी मैच देखेंगे और बाकी टीमों का भी, और विकेट्स कैसे बिहेव कर रही हैं, क्योंकि जहां इंडिया खेलता है तो इंडिया अपने मिजाज की विकेट्स बनाता है, लेकिन इंडिया को इस दफा थोड़ा सा इस विकेट्स बनाने में मुश्किल होगी कि वो स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट करे, या क्योंकि उनके पास बुमराह है, तो इधर हमारे पास भी अच्छा बॉलिंग अटैक है और हमारे पास कोई मसला नहीं, हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर्स भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल समी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। एशिया कप जो है सबसे बड़ा इवेंट समझा जाता है, एशिया के हवाले से जो है वो शुरू हो चुका है। उसका पहला मैच हुआ था अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग और अफगानिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त दे दी है। हांगकांग जो है सिर्फ 93 रन बना सका, जिसके अगेंस्ट अफगानिस्तान ने 188 रन बनाए। और सबसे बड़ा मार्का जो है वो 14 सितंबर को होने वाला है, पाक भारत टाकरा जो होने वाला है। ये जो कशीदगी है ये बरसों पुरानी, आज राइवल्स हैं, एक दूसरे को समझते हैं। सबकी शायकीन क्रिकेट की हम सबकी नजरें जो इस मैच पे जमी हुई है, देखना ये है कि ये पलड़ा किसका भारी होगा, फतह किसके नाम होगी, फतह का ताज कौन पहनेगा। तो लेते हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान
पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, रंग में भंग कैसे डलता है आपको बताते हैं, खासतौर पे शादियों पे अगर हो जाए तो। शादियां वैसे ही खुशियों और कहकों से भरी तकरीबात होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे वाकयात भी पेश आ जाते हैं जो बरसों तक याद रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही भारत में एक शादी में हुआ, जहां दुल्हा ने अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर धमाकेदार एंट्री देने की कोशिश की। जी हाँ, फिल्मी स्टाइल की एंट्री, लेकिन जैसे ही दुल्हा ने सीढ़ियों पर कदम रखा, किस्मत ने भी एक मोड़ लिया और दुल्हन कहते हैं ना कि दोनों, बल्कि दुल्हन और दूल्हा दोनों धड़म से ज़मीन पर गिर गए और लम्हा भर के लिए ना माहौल जो है संजीदा हुआ, मगर फौरी कह के जो है वो गूंजने लगे। खुशकिस्मती से किसी को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सबसे मुतासिर कुन बात ये रही है कि दुल्हा ने गिरने के बावजूद अपनी दुल्हन को बाहों में मजबूती से थामे रखा कि कहीं भाग ना जाए। गोया ये ऐलान किया कि डगमगा सकते हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वायरल हुई तो सार्फिन ने भी मज़े मज़े के तबसरे शुरू कर दिए। किसी ने दुल्हे को हकीकी हीरो करार दिया तो किसी ने लिखा है कि असल मोहब्बत वो है जो गिरते वक्त भी ना छोड़े। अब कुछ सार्फिन ने मशवरा दिया है कि भाई एंट्री के चक्रों में इतने खतरनाक स्टंट करने की जरूरत नहीं है, वरना शादी यादगार तो बन जाएगी, मगर शायद गलत वजूहात की वजह से ये वाकया इस बात की भी याद दहानी है कि शादी सिर्फ रस्मों और रिवाज तक महदूद नहीं है, बल्कि ऐसे गैर मुतवक्के और मज़ाहिया लम्हात भी तकरीब को खास बना देते हैं। तो व्यूअर्स, कभी कभी ज़िंदगी के ये छोटे छोटे वाक़यात ही सबसे बड़े कहके और सबसे लंबी यादें छोड़ जाते हैं। और ऐसे ही कुछ हुआ भारत के एक शहर में, जहां दुल्हा दुल्हन की आप देख सकते हैं कि दूल्हे की माशाल्लाह सेहत देखें, बहुत ही कमज़ोर लागर दुल्हा था, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत थोड़ी सी सेहतमंद दुल्हन को उठाया हुआ था, मगर अपनी सेहत देखे बगैर ही उन्होंने दुल्हन को गोद में उठा लिया और गोद में के उठाया कि वो दोनों ही सीढ़ियों में गिर गए। मगर जो फोटोग्राफर्स थे तो उनके लिए तो एक स्टंट था, उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को कैप्चर कर लिया, वीडियोग्राफर्स ने भी कैप्चर कर लिया और सोशल मीडिया पे ये जो पूरा क्लिप है ये वायरल हो गया। और देखते ही देखते आप देख सकते हैं कि मिलियंस में ये क्लिप गया है और लोगों ने बड़े मज़े मज़े के नीचे कमेंट्स लिखे हुए। तो हमने सोचा कि हम अपने व्यूअर्स से ज़रूर शेयर करें कि शादियों का सीज़न आने वाला है, तो प्लीज़ ऐसा कोई स्टंट ना करिएगा कि दुल्हन को लेके जाते जाते आप खुद ही बेड पर पड़ जाएँ और फ्रैक्चर आपको आ जाए और आपका जो यादगार मोमेंट है वो एक सोगवार मोमेंट हो जाए। तो इस मोमेंट को भी देख के कैप्चर करना चाहिए। अक्सर देखा है लोगों को कि कभी रक्शे में एक एंट्री कर रहे होते हैं, कभी चांद गाड़ी लेकर आ रहे होते हैं, तो कभी वेस्पा के ऊपर एंट्री कर रहे होते हैं। ऐसी एंट्रीज भी कभी कभार ख़तरनाक हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर जो होता है शादी का स्टेज या शादी का जो एक पूरा वॉकवे है वो इतना कहते हैं ना कि कारसाज नहीं होता कि वहाँ एक पूरी गाड़ी या एक पूरा वेस्पा आप लेके पूरी एंट्री कर सके। वहाँ भी कुछ ना कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए प्लीज़ ऐसा कोई स्टंट ना करें जिससे आपके जो लम्हे या खूबसूरत लम्हे, जो यादगार लम्हे होते हैं, वो बिल्कुल एक ये कहते हैं ना कि डिज़ास्ट्रस लम्हों में तब्दील हो जाए। तो ऐसे जो इवेंट्स हैं उनको यादगार ही बनाना चाहिए और यादगार बनाने के लिए भी ना कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स अगर कुछ करना चाह रहे हो तो उसको पूरी प्लानिंग से करें। अगर प्लानिंग से नहीं करेंगे तो यही होगा जैसे कि आपने देखा कि क्लिप में हुआ है, दोनों बेचारे धड़म करके सीढ़ियों पे गिरे हैं। शुक्र है ना किसी को फ्रैक्चर हुआ है, ना किसी का हड्डी टूटी है, ना किसी का टिश्यू डैमेज हुआ है, मगर ये हुआ है कि उन्होंने जो डैमेजेस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल करके अपने पूरे कर लिए हैं। तो व्यूज़, ऐसे मज़ेदार किस्म के जो चुटकुले होते हैं सोचा कि आप लोगों से शेयर करें। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं ग्लोबल इश्यूज़ और ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से। व्यूज़, आलमी मंजरनामा इस वक्त एक बार फिर गैर मामूली हालात से दो चार है। मशरिक़ वस्ता से लेकर जनूबी एशिया तक सूरत हाल ने दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइल के बुज़दिलाना हमले ने न सिर्फ कतर की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है बल्कि आलमी बरादरी को भी चौंका दिया है। इसराइल की जानिब से दोहा में मौजूद हमास के वफ्द को निशाना बनाया गया, जबकि कतरी वजारत खारजा का कहना है कि इस हमले से कबल दोहा की कोई इतला नहीं दी गई। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने यह दावा किया है कि अमरीका ने कतर को पेशगी से आगाह कर दिया था। इस तजाद में बैन अवी सतह पर कई सवालात को जन्म दिया है। कतर ने वाज़ेह अल्फाज में इसराइली कार्रवाई को अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है और आलमी बरादरी भी इस इकदाम की मजम्मत कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जनूबी एशिया के मुल्क नेपाल में बदउनवानी के खिलाफ
जारी मुजाहरे में अब एक संगीन बहरान में तब्दील हो गया है। वज़ीर आज़म की जो पी शर्मा आली के इस्तीफ़े के बाद भी अवाम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। दारुल हुकूमत खटमंडू में मुश्तिल हजूम ने पार्लियामेंट की इमारत को नजर आतिश कर दिया, जिसके शोले और धुआं मलबो दूर तक देखे गए। अब तक इन मुजाहिरों में से कम 19 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मगरबी इजला की जेलों से 900 जायद के जो कैदी हैं वो फरार हो चुके हैं। फ़ौज की जानिब से मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, लेकिन हालात जो है बदस्तूर कशीदा हैं। ये दोनों वाक़यात इस अमर की निशानदेही करते हैं कि खित्ते को दुनिया का कोई भी हिस्सा हो और सियासी तनाज़ात और ताकत के खेल आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर सामने आ रहे हैं। इन्हीं हालात का तज्ज़िया करने के लिए आज हम बात करेंगे एक्सपर्ट से, और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर हामिद उल मशरकी, जो कि एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, ये तो लगता है जैसे दुनिया का जो पस मंज़र है ये फिर एक तरफ से चेंज हो रहा है, और जैसा कि हमने देखा है कि दोहा पर इसराइली हमले को आप सबसे पहले किस तरह देखते हैं? ये कतर की खुद मुख्तारी पर क्या बराह रास्त हमला नहीं है? या अमरीकी और कतरी बयानात में तज़ाद क्यों पाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस इसराइली जारहियत की कोई भी वजह नहीं और इसके ऊपर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। और बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि जो अमरीकी रद्द-ए-अमल आया या नेटो का जो रद्द-ए-अमल है वो भी बड़ा काबिल मुज़म्मत है, और उसके अंदर भी उस अंदाज में कोई कतर की खुद मुख्तारी पर हमले को भरपूर अंदाज में मुज़म्मत नहीं की गई। दूसरी बात ये है कि गो के कतर ने बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो जवाब देने का हक रखता है, लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा सूरत हाल के अंदर ऐसा नहीं नजर आ रहा कि कोई बहुत बड़ा फौजी जवाबी कार्रवाई कतर कर सकेगा। और बदकिस्मती ये है कि एक बार फिर मुस्लिम दुनिया की तरफ से उस अंदाज का रिएक्शन नहीं आ रहा। गो के सऊदी अरब ने, यूएई ने, पाकिस्तान ने, सब ने मुश्तरका तौर पर कहा तो है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अमली तौर पर इसराइल की इस बदमाशी, इस जारहियत को हर हालत में रोका जाए। इसराइल के इस हमले के बाद मेरा ख्याल है कि ये एक पैगाम है पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए कि जो अमेरिका और जो नेटो और जो यूरोप है वो बहरहाल इसराइल की पुष्टपनाही, इसराइल को सपोर्ट करने से किसी भी जगह पर पीछे नहीं हटता, बल्कि उसने कतर जैसे बेहतरीन दोस्त से, जिसने, आपको याद होगा कि अभी $400 मिलियन का एयरफोर्स 1 जो है वो कतर के अमीर ने अमेरिकी सदर ट्रंप को तोहफे में दिया। यानी सब कुछ करने के बावजूद अमेरिका के सेंटकॉम के, अमेरिका के बाद दुनिया में जो सबसे बड़े फौजी अड्डे हैं वो कतर में हैं, उस सब के बावजूद आज कतर को ये देखने को मिला। और ये एक पैगाम है मैं समझता हूँ हमारे जैसे तमाम मुसलमान मुमालिक के लिए कि हमें मुत्तहिद होना होगा। और इस बड़ी एक सूरत हाल जो खतरनाक होती नजर आ रही है उसके अंदर यहाँ तक बात आ रही है कि हो सकता है इस तरह का कोई अटैक अब तुर्की पर भी इसराइल करने की कोशिश करे। पिछले 15 दिनों में इसराइल ने 6 मुसलमान मुमालिक पर हमले किए हैं, उसमें शाम, यमन, लबनान, जॉर्डन, इसराइल और कतर और ईरान शामिल है। तो आप सोचिए कि इस सूरत हाल के अंदर दुनिया जो है वो अंदाज में ना तो मुसलमानों के मौक़िफ़ को समझ रही है, ना साथ दे रही है। फ़लस्तीन के जो गज़ा के जो मजलूम मुसलमान हैं उनको समंदर में बहा देने की बातें हो रही हैं। सो सब कुछ मुसलमान ममालिक की कमज़ोरी की वजह से है, सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुसलमान ममालिक कोई मुश्तरका लायहा अमल नहीं अपना पा रहे। मैं ये समझता हूँ कि कतर के पीछे खड़ा होना होगा तमाम मुसलमान ममालिक को, तमाम मुहज़्ज़ब दुनिया को। बदकिस्मती से अमेरिका ने उस अंदाज में इसराइल को नहीं रोका, अगर अमेरिका चाहता तो इस हमले को रोक सकता था। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली हमने देखा है कि इसराइल की खुल्लम खुल्ला जो दहशत गर्दी है वो जारी है, जैसे कि आपने बताया कि 6 ममालिक को ये बम्बार्ड कर चुका हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि टॉप कमांडर जो है खलीलुल हजा को जो है वो बेसिकली सेबोटाज करने की कोशिश की गई है और उनको हमला करने की कोशिश की थी। कि आप क्या समझते हैं, ये हमास पे हमला था या कतर पे हमला था? देखिए, बात यह है कि कतर ने हमेशा से मुज़ाकरात कार का रोल अदा किया। कतर ने हमेशा कोशिश की कि बड़े बड़े दुनिया के जंगी जो मामलात हैं उनको तस्वीर से हल कराया जाए, चाहे वो तालिबान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात हों, चाहे वो रशिया यूक्रेन के मुज़ाकरात हों। और अगर कतर के पास ये हमास की लीडरशिप थी तो ये कोई छुपी हुई या खुफिया तौर पर नहीं रह रहे थे। ये कतर ने एलानिया तौर पर उनके मेज़बानी कर रहे थे कि जी हम मुज़ाकरात, अमन मुज़ाकरात को कोई फाइनल
शक्ल देना चाहते हैं। तो इस हवाले से आपने उनके मेहमान के ऊपर हमला किया है, इसलिए ये कतर की डायरेक्ट उसकी खुद मुख्तारी पर हमला है। इसके अंदर इस वजह से कि जी ये हमास की लीडरशिप पर हमला है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, इसकी कोई तौजीह नहीं आती, बल्कि बड़ी बुनियादी बात यह है कि कतर के लिए ये एक ऐसा शौक है, ऐसा धचका है कि क्या आइंदा दुनिया में कोई मुज़ाकरात कराने के लिए आगे आएगा या नहीं आएगा। क्या कोई आइंदा दुनिया में जो टेबल टॉक है, अमन के मुज़ाकरात एक थर्ड जगह पर, तीसरी जगह पर अपनी जगह होस्ट करके बड़ा अहम किरदार अदा करता है, क्या कोई मुल्क अब ये अदा करेगा या नहीं करेगा। सो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसराइली जारहियत जो है, बर्बरियत जो है, इसने एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क को खड़ा कर दिया है कतर के लिए भी और बाकी भी दुनिया के ममालिक के लिए कि क्या तस्फिया तलब ममालिक या वो ममालिक जो अपनी कोशिश करते हैं मुज़ाकरात के जरिए जंगों को रोकने की, क्या वो अब आगे आएंगे या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि कतर को जो इतला दी गई थी, दूसरी तरफ कतर इस बात की तरदीद कर रहा है। तो आपके नज़दीक क्या ये एतजाद है या आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल के इस इक़दाम की तो वैसे ही मुसम्मत की जा रही है? देखिए, कतर के वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमले के 10 मिनट बाद हमें बताया गया। तो हमले के 10 मिनट बाद बताने का तो कोई फायदा नहीं है और अमेरिका को गालिबन थोड़ा पहले पता था, इसलिए इसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी और उसके बाद बात सामने आएगी कि क्या अमेरिका ने बर वक्त क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर बर वक्त बताते तो भी शायद इतना नुकसान ना हो पाता। और दूसरी बात ये कि कतर की हिफाजत की जिम्मेदारी में अमेरिकन सेंटकॉम की जिम्मेदारी है। जब ईरान की तरफ से मिसाइल आए तो अमेरिका में जो कतर के जो वहाँ दिफाई सिस्टम है उसने उन मिसाइलों को गिराया। तो अगर उसी मेरिट के ऊपर मैं देखूं तो क्यों नहीं सेंटकॉम और कतर की फिजाइया को ये गिराने का मौका दिया गया, या इनको अगर पहले पता था तो फिर तो इनको गिरा देने चाहिए थे। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि अमेरिका ने एक खामोशी इख्तियार की। इस खामोशी का मकसद यही था कि नेतन्याहू को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर दिया जाए। और इसके ऊपर मेरा ख्याल ये कि अब आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि कतर के और अमेरिका के माबैन एक बात-ए-एतमादी के ताल्लुकात की बुनियाद रख दी गई है, जो कि कतर ने कभी नहीं सोचा था। और ये खित्ते में अरब ममालिक के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है और खित्ते के अंदर जितने अमरीकी मुफादात हैं वो अब खतरे में आ गए हैं, क्योंकि खित्ते की हुकूमतें जो हैं वो अपने बहुत सारी चीज़ों में अपनी आवाम की उमंगों और ख्वाहिशों के बरखिलाफ अमरीका को फौजी अड्डे दिए और उसका नतीजा आज इन्होंने देखा। अगर खुद वो उनके मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर अमरीका के वहाँ पर अड्डे रखने का और अमरीका का वहाँ जवाब नहीं बनता। बिल्कुल आप सर सही कह रहे हैं। दूसरी बात ये भी बात है कि खित्ते में जो है ये अमेरिका की जानिब से फेस सेविंग है, मगर देखना यह है कि कतर और बाकी सारे जो ममालिक है क्या वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनकर आगे आ सकते हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, खित्ते में जारी इस कशीदगी का कतर के बैन अल-अक़वामी किरदार और सफारती पोजीशन पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में कुछ मुझे बताएं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अब कतर को खुद अपना वो जो उसने एक अहम सालिसी का किरदार अदा किया और करता आ रहा है, उसके अंदर उसको अपनी पोजीशन जो है वो शायद अपने दोबारा से कुछ अपनी लायहा अमल बनाए कि क्या दुनिया इनको गारंटीज क्या देगी इनके सालिसी किरदार के नतीजे में। क्या दुनिया के अंदर इनके सालिसी किरदार की अहमियत को समझा गया है? तो क्या उसके बाद इस तरह किसी भी ममालिक से अगर कोई भी वफूद आके बैठते हैं तो क्या उनकी हिफाजत नहीं वो कर सकता? तो इसके नतीजे में कोई भी इन पर एतबार नहीं करेगा। सो कतर को एक मुकम्मल तौर पर एक नया अपना पॉलिसी जामे प्लान तैयार करना होगा और दुनिया को समझना होगा। और एक अहम बात यह कि अरब लीग का बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज तक जिस अंदाज में इसराइल ने अब अरब ममालिक की तरफ अपना रुख किया है, उसके बाद इनको आपस की दुश्मनियां, आपस के झगड़े खत्म करके रिजॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। सर थोड़ी सी बात करते हैं नेपाल के हवाले से भी, क्योंकि आपने देखा है वहाँ भी हालात जो बहुत कशीदा हैं। वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद जो है अवाम का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो पा रहा और पार्लियामेंट को आग लगा दी है और कैदियों को फरार कर दिया है। क्या कहेंगे, ये क्या सिचुएशन है? पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ गहमा गहमी हो रही है। जी बिल्कुल, बदकिस्मती से 2025 एक ऐसा साल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा
हैरान कुन और परेशान कुन इवेंट्स हो रहे हैं। कहीं पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाई, इंडिया के बदमस्त हाथी को रोका, तो कहीं हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच गई। इसी तरह नेपाल के अंदर जो जनरेशन जी के या जो यंग बच्चों ने जिस अंदाज में एक इनकलाब लाए हैं या तहरीक है, इसमें बहुत सारे सवालात हैं। इसके अंदर देखना होगा कि क्या इसके अंदर इंडिया की कितनी पुष्टपनाही है, इंडिया का इसको कितनी सपोर्ट है। दूसरी बात ये सोचनी होगी जो बड़ी अहम है, वो ये कि कोई भी हुक्मरान तबका या एलीट क्लास या अशराफिया जब अपनी आवाम, देखिए नेपाल की 3 करोड़ से जायद की आबादी है, ठीक है, और उस आबादी के अगर वसाइल के ऊपर चंद हुक्मरान तबका या लोग काबिज होंगे तो फिर बिलाखिर अवाम की तरफ से रद्द अमल आता है। ये मेरा ख्याल है लम्हा फिक्रिया है उन तमाम रियासती जबर करने वाले हुक्मरानों के ऊपर कि अगर वो अपने अवाम का ख्याल नहीं रखेंगे तो एक दिन उनका गिरबान भी पकड़ा जा सकता है। एक चीज आपको मैं बताता चलूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बदकिस्मती से अभी पता चला कि जी नेपाली वजीर, जो साबिक वजीर आजम जिन्होंने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया, उनकी जो वाइफ है वो जिंदा जल गई हैं उस महल के अंदर ही जल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, जिसके अंदर वो थे। बात परेशानी की ये है कि इस हद तक जो वायलेशन है ये बड़ी खतरनाक है। ये किसी भी मुल्क में किसी भी तरह इसकी कोई इजाजत नहीं दी जा सकती, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। अपने हकूक की जंग में इंतकाम और इस तरह का जो गिराव जलाव है वो खुद मुल्क के लिए, खित्ते के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। देखना होगा कि नेपाल में आइंदा आने वाले दिनों में हालात किस तरफ रुख बदलते हैं। लेकिन चूंकि ये एक ऐसी तहरीक बनी है जिसकी कोई बड़ी लीडरशिप नहीं है, जिस तरह देखिए जिस तरह बांग्लादेश में भी यही स्टूडेंट्स ने जब हसीना वाजिद की हुकूमत को टॉपल किया तो उस वक्त भी लीडरशिप का फुकदान था। और इस जनरेशन जी वाला जो नेपाल में जो मामला है, इसके अंदर तो कोई लीडरशिप नहीं है, किसी का कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। जो जिसका दिल कर रहा है उस तरह से अपना एहतजाज भी कर रहा है, पुरतशद्दुद तरीका अपना रहा है। सो मेरा ख्याल ये है कि खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं किसी न किसी को लीडरशिप को आगे आना होगा। लीडरशिप के बगैर ये सूरत हाल मजीद खराब है। बिल्कुल आपने सही कहा है। पहले बांग्लादेश की ये सूरत हाल थी, वहाँ भी यूथ आगे निकली है, जेंजी आगे निकली। अब नेपाल की सिचुएशन ऐसी है। बदअमनी जो है खित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी खतरे की घंटी क्या साबित हो सकती है। मजमूई तौर पर अगर मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में बैक वक्त बढ़ते हुए बहरान और आलमी अमन की बात की जाए तो सर बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए पिछले 20-30 सालों से ये जो खित्ता है जनूबी एशिया और जो खलीज फारस है और खलीज अरब है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि बड़ी डिस्टेबिलिटी रही है। बहुत ज़्यादा जो है हुकूमतों का जो है कहीं तख्ते उल्टे गए। लीबिया में आपने देखा कि क्या हुआ, फिर आपने इराक में देखा क्या हुआ, फिर आपने उसके बाद यमन में देखा है क्या होता रहा, खाना जंगी रही। फिर इसी तरह अगर हम इधर आ जाए नीचे साउथ एशिया में आए तो भी मालदीव में भी हुकूमत के साथ एक एहतजाज हुआ। फिर उसके बाद भूटान में भी। बुनियादी तौर पर यह समझना होगा कि अब जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ आई है उसके साथ साथ इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और सारी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हामिद अल-मशरकी, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, जिनका ये कहना था कि जबरी सियासत को रोकने के लिए जेंजी जो है पूरी दुनिया में आगे आ रहे हैं। जैसे कि हमने बांग्लादेश में देखा, अब नेपाल की सिचुएशन भी कुछ इसी तरह से है कि यूथ के ऊपर जो है वो टॉपल कर रही है हुकूमतों को। तो व्यूअर्स, आपको हमारा प्रोग्राम आज कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे सोशल पेजेस पे जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़रूर बताएं कि आप कौन सा अगला कंटेंट देखना चाहते हैं। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।